हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन के बारे में बात करने वाले। ये 12th क्लास का चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलती है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है, या फिर नीट में हो, जेई मेंस में हो, या जेई एडवांस में हो, या फिर आपको सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी देखने को मिल जाती है। ये ग्राफ वाइज क्वेश्चन आते हैं बच्चे, लेकिन बहुत बच्चे को समझ नहीं आता है कैसे ये होता क्या है। तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा ग्राफ कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस के साथ कैसे हम ग्राफ को आइडेंटिफाई करेंगे, तो बच्चों इस वीडियो के अंदर ही बात करने वाले हैं। तो पूरा आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि जो बच्चे को समझ में नहीं आता इस वीडियो को एक बार भी वॉच कर लेगा, 25 मिनट के वीडियो होंगे, तो वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा और एग्जाम में अच्छे से अच्छे सोल्व कर लेगा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, एक्चुअली ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक्स है, 12th क्लास का टॉपिक्स है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में ही ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन देखने को मिल जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना है। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर वॉच करना, ठीक है। और M2 केम एक्सप्रेस को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको इस तरह से हम वीडियो लेके आते हैं, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को सोल्व करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको बहुत फायदा रहने वाली है, और वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक जरूर करके जाना। ओके, तो बच्चों यहाँ पर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता क्या है, इससे पहले आपको टाइट्रेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि आप टाइट्रेशन समझोगे तभी आपको पता लगेगा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता क्या है। अगर आपने बच्चे 10th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में टाइट्रेशन पढ़ा होगा, लैब के अंदर में आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, तो आपको पता होगा इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन होता क्या है। देखो, टाइट्रेशन होने के लिए पहले अब दो हम ग्लासवेयर के यूज करते हैं। एक ब्यूरेट लेते हैं, सिंपल आपको हम इजी में बताएंगे, बस ज़्यादा नहीं आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक ब्यूरेट लेते हैं, कुछ इस टाइप का ब्यूरेट होता है, और यहाँ पर एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, वो इस टाइप का कोनिकल फ्लास्क होते हैं। अब होता क्या है बच्चे, टाइट्रेशन में कोई अननोन सॉल्यूशन को नॉन सॉल्यूशन के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। नॉन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और रिएक्ट करवाने के बाद हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। वॉल्यूम को मेजर करते हैं, वही हमारा टाइट्रेशन होती है। अब देखो, सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ इजी वे में। ये जो हमारा ब्यूरेट होता है, ये हमारा नॉन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्या होता है, नॉन सॉल्यूशन होता है, जिसमें हम लेते हैं, क्या लेते हैं, सिंपल NOH ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो कोनिकल फ्लास्क में हम लेते हैं, इसमें हम क्या लेते हैं, अननोन सॉल्यूशंस लेते हैं। अननोन सॉल्यूशंस लेते हैं, जो समझ लो HCl, समझ लो HCl ले लिया। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या करते हैं, इसके अंदर हम यूज करते हैं HCl ले लिया, और साथ साथ कोई इंडिकेटर भी लेना पड़ता है, क्योंकि इंडिकेटर ही तो हमको बताएगा कि न्यूट्रलाइज कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना बचा है, वही हमको बताएगा। अब इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर आपको कलर बताती है, कलर बताती है। इसमें हम लेते हैं फिनोल्फ्थेलीन भी लेते हैं, फिनोल्फ्थेलीन लेते हैं, ठीक है। और या मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, क्या लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फिनोल्फ्थेलीन ही ले लेते हैं, बहुत ईजी है, कॉमन केस में हम लेते हैं, फिनोल्फ्थेलीन ही लेते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है कि हमने फिनोल्फ्थेलीन लिया। अब ब्यूरेट क्या करता है, ब्यूरेट से हम स्टार्टिंग से धीरे ड्रॉप बाय इसके अंदर हम गिराते हैं, हाँ, सॉल्यूशन को गिराते हैं। किसमें, नॉन सॉल्यूशन से अननोन सॉल्यूशन में हम गिराते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले इसमें रीडिंग होता है ब्यूरेट के अंदर में। अब ध्यान रखना है कि जहां से आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है उसको नोट कर लेना, स्टार्टिंग इनिशियल में आपको नोट कर लेना वॉल्यूम्स, ठीक है, V1 वहां नोट कर लेना। अब जैसे आप इसके ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसको गिराओगे सॉल्यूशन के अंदर में, अननोन सॉल्यूशन के अंदर में, तो ऐसा पॉइंट आएगा, उसको कलर चेंज देखने को मिलेगी। जैसे आपको कलर चेंज देखने को मिल जाती है, कंप्लीटली कलर चेंज देखने को मिल जाती है, समझो वहां से आपको टाइट्रेट कंप्लीट हो गया, मतलब न्यूट्रलाइज हो गया, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है। तो यही से कलर चेंज देखने को मिल जाती है, और आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। और उसके बाद जहां से आपको न्यूट्रलाइजेशन हुआ, माना कि यहां तक वॉल्यूम निकलने के बाद न्यूट्रलाइज हुआ, तो इसकी वॉल्यूम V1 और इसकी वॉल्यूम V2, इसके बीच में जो डिफरेंस निकालते हैं, वही हमारा टाइट्रेशन होता है। इसका फॉर्मूला होता है N1V1 = N2V2, इसमें से हम वॉल्यूम्स निकाल देते हैं, यही फॉर्मूला होता है। इसमें हम टाइट्रेशन में इंडिकेटर का यूज करते हैं, तभी हमको पता लगता है। तो यही टाइट्रेशन, बेसिक टाइट्रेशन है। ओके, अब बच्चे हम बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे। किसमें, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल वही बात है, टाइट्रेशन जैसी है, लेकिन इसमें बेसिक ये होता है, इसके अंदर एक चीज देखी जाती है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, एक सेकंड,
स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं और इससे मेजर करने के बाद हम फाइंड आउट क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं हम क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चे, हम इक्विवेलेंस पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। यही इसका मेन रीजन है। यहाँ पर देख लो, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इस टाइप ऑफ टाइट्रेशन है विच द एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इंस्टेड यूजिंग एनी इंडिकेटर। हाँ, ये ध्यान बात और रखना है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर में, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर में हम कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं, कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं। अभी मैंने आपको बताया टाइट्रेशन के अंदर में, उसमें हम यूज करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, उसमें हम यूज करते हैं टाइट्रेशन के अंदर में क्या यूज करते हैं, फिनोल्फथालीन या मिथाइल ऑरेंज, कोई भी एक यूज कर लेते हैं। लेकिन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर में हम कोई भी यूज नहीं करते हैं इंडिकेटर, तो ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पर एक बच्चे कंफ्यूजन वाली बात है कि एंड पॉइंट क्या होता है, ये बहुत बच्चे को समझ नहीं आता, और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग यूज होता है, जगह जगह पे यूज करता है। अब देखो, एंड पॉइंट होता क्या है, जो आप लैब में टाइट्रेशन करते हैं तो वहां पर जो आपको टर्निंग पॉइंट, वहां पर आप कलर चेंज देखने को जो मिलती है, कंप्लीटली कलर चेंज देखने को जो मिलती है ना, वहीं पर एंड पॉइंट होता है। और इक्विवेलेंस पॉइंट जो होती है, ये प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं, ये हम थ्योरेटिकली यूज करते हैं। थ्योरेटिकल में जब आप जैसे कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो ग्राफ जब भी ड्रॉ करते हो तो आपको मतलब स्टार्टिंग टाइम इनिशियल तो आपको डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अचानक से फिर इंक्रीज करता है। तो जो अचानक जो इंक्रीज ये कर रहा है, ये आप पॉइंट देख लो, ये जो इंक्रीज कर रहा है, ये टर्निंग पॉइंट, यही हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। जैसे आप रियल लाइफ से समझ लो, जैसे कोई एक शख्स है, कोई एक बंदा है जो अपनी जिंदगी में बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो ग्राफ आप समझ लो, वो बिजनेस कर रहा है, तो जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका ग्राफ जो है ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, वो लॉस में जा रहा है किसी वजह से, या उसको बिजनेस समझ नहीं आ रही है, उसकी मार्केटिंग समझ में नहीं आ रही, जिसकी वजह से उसकी क्या हो रहा है, ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रही है, वो लॉस कर रहा है। लेकिन अचानक से वो सीख लेता है, समझ लेता है, उसकी बेसिक पॉइंट समझ लेता है, कैसे बिजनेस को ग्रो करता है, किया जाता है, तो क्या करता है, उसके बाद वो समझने के बाद अचानक से उसका अगले दिन वो इंक्रीज करती चली जाती है। तो जहां से इंक्रीज की वहां से टर्निंग पॉइंट होता है, वही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट बोलते हैं, जहां से चेंज होता है। तो रियल लाइफ में हम उसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट। तो एंड पॉइंट हमेशा प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, और इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है वो हम ग्राफ में, थ्योरेटिकल में यूज करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आगे हम आपको समझाएंगे, वो हम ग्राफ समझाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का ही ग्राफ समझाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 से 5 ग्राफ मैं आपको समझाऊंगा, जो आपको जितने भी ग्राफ आपको मिलेंगे एग्जाम में, सब के सब आप खुद से सोल्व कर लोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर में इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं, उसमें इक्विवेलेंस पॉइंट का यूज करते हैं, एंड पॉइंट का यूज नहीं करते हैं। जो हम टाइट्रेशन लैब में यूज करते हैं, वहां पर हम इंडिकेटर का यूज करते हैं टाइट्रेशन के अंदर में, और वहां पर एंड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। एंड पॉइंट ही होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं होता है। प्रैक्टिकली में एंड पॉइंट होता है, थ्योरेटिकली में इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। ओके, जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ फर्स्ट में हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये ग्राफ आप देख लो, ये मैंने ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, लेकिन हम इसको समझाएंगे, बहुत इजी में ब्रेक डाउन करूंगा आपको, ताकि आपको छोटी से छोटी पॉइंट भी आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आप जब तक छोटी से छोटी पॉइंट को स्किप कर देते हो, तो आपको आगे जाके समझ ही में नहीं आता हो क्या रहा है। बेसिक होता है समझना, बेसिक समझोगे तो आगे भी आपको इजी समझ में आ जाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है बच्चे, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं सबसे पहले, और कंटेनर के अंदर में हम डिस्टिल वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे, डिस्टिल वाटर, ठीक है, H2O लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, HCl डाल दिया, ठीक है, HCl डाल दिया। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में डिसोसिएट होकर क्या बनता है, 100% आयनाइज होता है, 100% आयन देखने को मिलती है। और आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या नहीं सॉरी, अगर आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि HCl में जैसे हम वाटर डिसोसिएट करते हैं तो क्या करता है, H+ देखने को मिल जाती है, और Cl- 100% आयनाइज होती है, और हमेशा क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाती है। अब देखो 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो इसमें आयंस भर भर के मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम बताएंगे कंडक्टेंस क्या होता है, क्योंकि कंडक्टेंस समझ में आएगा तभी पता लगेगा कि एक्चुअली ग्राफ क्या है। किसी जो ग्राफ जो होता है, कंडक्टेंस
और वॉल्यूम के बीच में ही होता है। तो मेन पहले समझते हैं कंडक्टेंस होता है क्या, क्योंकि ग्राफ यहाँ पर देखो कंडक्टेंस है, यही चीज में समझाना है आपको। कंडक्टेंस क्या होता है आपको पता है? कंडक्टर क्या होता है? मान लो सपोज करो ये पेन है, ये सपोज करो कंडक्टर है। क्या है? ये कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लुएंटली फ्लो करे, 100% फ्लो करे, वही कंडक्टर होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या आयंस फ्री होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स आयंस फ्री होंगे तो फ्लो तेजी से करेंगे, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो किसी भी या ऑब्जेक्ट हो या किसी भी वायर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तभी करती है जब उसके अंदर आयंस फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जनरेट होती है, और उसी को बोलते हैं हम कंडक्टेंस। याद रखना। तो कंडक्टेंस का मतलब सिंपल ये है कि जो फ्रीली ऑफ आयंस हो, फ्रीली ऑफ आयंस आपको देखने को मिल जाए सॉल्यूशन के अंदर में, वहां पर कंडक्टेंस ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यही पर ध्यान रखना है। आप देखो HCl है बच्चे, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर में डिसोसिएट होकर के 100% H+ देखने को मिल जाती है और Cl- देखने को मिल जाती है। तो समझो यहाँ पर कंडक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर हाई कंडक्टेंस है। ठीक है, तो मैं आपको ग्राफ हल्का हल्का बताऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर समझ लो, एक छोटा सा मैं आपको ग्राफ दे दिया। ठीक है, सिंपली ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग टाइम में जब HCl होता है पानी में डालते हुए, इसका ग्राफ बहुत हाई होता है। यहाँ पर कंडक्टेंस है C और यहाँ पर वॉल्यूम है V। ठीक है, बहुत हाई होता है। ठीक है, यहाँ पर हाई हो गया। अब जैसे हम यहाँ पर ब्यूटेट के थ्रू, यहाँ पर ब्यूटेट है, ठीक है, ब्यूटेट है, ठीक है, यहाँ पे ब्यूटेट के थ्रू हमने क्या डाला? NaOH डाला, स्ट्रॉन्ग बेस डाला। ओके, ठीक है। जैसे हमने ड्रॉप वाइज NaOH डालते हैं तो NaOH क्या करेगा? यहाँ पर डिसोसिएट होगा, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी डिसोसिएट होगा, क्या बनेगा? Na+ कंप्लीटली आयनाइज होगा और OH- कंप्लीटली आयनाइज होगा। अब क्या करता है, जैसे हम NaOH उसके अंदर डालते हैं, HCl और वाटर सॉल्यूशन उसके अंदर डालते हैं, तो NaOH जो होता है वो OH में आपको कन्वर्ट होगा, आयनाइज होगा। और जो OH- होते हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो OH- होते हैं और ये H+ से क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज होना शुरू कर जाते हैं। क्या होना शुरू करते हैं? न्यूट्रलाइज। क्या करते हैं? OH- और H+ मिलके वाटर बन जाते हैं, और ये वाटर बनना शुरू कर जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर में। जैसे ड्रॉप डॉट डालते जाते हैं, पूरी कंप्लीट हो जाती है। ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज होना शुरू कर जाते हैं। H+ किसका? HCl का। NaOH किसका? OH- NaOH का। दोनों मिल करके कंबाइन के वाटर बन जाते हैं, उसके आयनाइज वाटर बन जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है? जो आयंस होते हैं वो फ्री नहीं रह पाते। जो OH- होता है और H+ होता है, उसके आयंस फ्री रहते ही नहीं है। और जब आयंस फ्री नहीं रहेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगी ना। कंडक्टेंस तभी होता है जब आयंस फ्री होते हैं। अब आयंस फ्री रहेंगे नहीं तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, तो कंडक्टेंस ग्रेजुअली डिक्रीज करती चली जाती है। ये तब तक होती है जब तक पूरी कंप्लीट ना हो जाए, और जब कंप्लीट हो जाती है न्यूट्रलाइज, तो उसके बाद फिर हम एक्सेस में ऐड करते हैं NaOH, फिर एक्सेस में ऐड करते हैं। अब एक्सेस में ऐड करेंगे NaOH तो क्या बचेगा उसमें से? NaOH में। तो NaOH में आपको एक्सेस में ऐड करोगे तो OH- मिलेगा और Na+ मिलेगा। अब OH- आपको फ्री मिलेगा अकेला, क्योंकि HCl के H+ तो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो गया, अब H+ बचा ही नहीं। हमने एक्सेस में ऐड किया NaOH, तो वहां से OH- बचा। तो आपको सॉल्यूशन के अंदर में फ्री ऑफ आयन जो होंगे वो OH- होंगे। कब होंगे? जब पूरी न्यूट्रलाइज होगा, उसके बाद एक्सेस ऐड करेंगे NaOH, तब होंगे। तो OH- फ्री ऑफ आयंस होंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाती है। अब देखो, जैसे कंडक्टेंस इंक्रीज की तो यहां से टर्निंग पॉइंट हुआ ना, तो यही जो पॉइंट होता है, यही जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, यही हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। यही इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। तो ग्राफ यही थी, मैंने आपको समझा दिया, यही ग्राफ। तो कहानी यही बता रहा था इसमें कि स्टार्टिंग टाइम में इसके कंडक्टेंस ज्यादा होते कि HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ ज्यादा देखने को मिल जाता है, कंडक्टेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे NaOH, अब NaOH का जो OH- होता है और HCl के H+ होता है, मिलकर न्यूट्रलाइज होता है और वाटर बन जाती है। तो यहाँ पर कहानी कुछ ऐसा होता है, NaOH प्लस HCl मिलके वाटर बन जाता है। ये इसका OH- और इसका H+ मिलकर वाटर बन गया। अब वाटर बन जाता है तो क्या होता है कि वहां पर आयंस रहते नहीं है, तो ग्रेजुअली डिक्रीज करते चले जाते हैं। जब आयंस रहेंगे ही नहीं बच्चे तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा ना। आयंस रहेगा तभी तो कंडक्टेंस हाई होगा, तो कंडक्टेंस कम तो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। अब एक ऐसा टाइम आएगा पूरी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पर आके रुक जाएगी। फिर उसके बाद एक्सेस ऑफ NaOH ऐड करेंगे तो उसमें फ्री ऑफ आयंस
OH माइनस ज़्यादा रहेगा वो इंक्रीज कर जाएगा। आयन ज़्यादा बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ जाती है, फिर इंक्रीज कर जाती है, और ये टर्निंग पॉइंट है, यही हमारा कंडक्टेंस पॉइंट होता है, ये सॉरी यही हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। बस कहानी इतनी सी ही थी, यही था, यही ग्राफ थी, यही ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। कभी ग्राफ पूछ देगा, आपको बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड का ग्राफ है या स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ है, या स्ट्रॉन्ग एसिड का है स्ट्रॉन्ग बेस का है, सॉरी वीक बेस का है, इस तरह से बताना होता है। कभी पूछ देगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ बताओ, 4 ऑप्शन ग्राफ दे देगा, चारों ग्राफ दे देगा, उसमें बताना कौन सा ग्राफ मैच कर रही है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ये सारा कहानी क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम का ही है, डिसोसिएशन ऑफ आयंस का ही है, कितना डिसोसिएट हो रहा है, कितना डिसोसिएट नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक देता हूँ बताने के लिए, ये सबसे अच्छा है जो समझ में आया। कंडक्टेंस लैम्डा से होता है, याद है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद सॉल्ट का होता है, और सबसे कम होता है कंडक्टेंस सॉरी वीक एसिड और वीक बेस का होता है, ध्यान रखना। तो जहां पर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो, उसमें H प्लस आयंस की मोबिलिटी सबसे ज्यादा फास्ट होती है। तो जब फास्ट होती है तो फ्री ऑफ आयंस होते हैं, मूव फास्ट करेगा तो कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस और स्ट्रॉन्ग बेस का OH माइनस की कंडक्टेंस ज्यादा होती है, और वीक एसिड का H प्लस और वीक बेस का OH माइनस की कंडक्टेंस सबसे कम होती है। बीच में क्या होता है, उसकी सॉल्ट होता है कंडक्टेंस। ओके, तो ये ध्यान रखना है, इसकी पॉइंट को हमेशा समझ के रखना। ओके, अब हम उसके बाद बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, बस कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, सेम कहानी है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप एक सिंपल सा कंटेनर ले लो, ठीक है। इस पानी इसमें ऑलरेडी है, डिस्टिल वाटर है, ठीक है। इसमें हमने HCl डाल दिया, HCl डाल दिया, ओके। यहाँ पे ब्यूरेट ले लिए, ब्यूरेट ले करके हमने क्या किया, ब्यूरेट से हमने डाल दिया, क्या डाल दिया बच्चे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। देखो जो पहले आएगा ना वो आपको कंटेनर में होगा, जो बाद में आएगा वो हम ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज डालते रहते हैं। हमने ड्रॉप में डाला। अब देखो HCl क्या करता है, जब भी 100% डिसोसिएट होगा तो H प्लस आपको देखने को मिलेगा और Cl माइनस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टेंस तो हार्ड होगा, मतलब हाई होगी, सॉरी हाई होगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बच्चे ध्यान रखना है, ये वीक बेस होता है ना, तो पानी में क्या करता है 100% डिसोसिएट नहीं होता है, 10-20% होता है। अमोनियम आयन तो मिला और OH माइनस देखने को मिल जाता है, लेकिन ये 100% नहीं होता, 10% आपको आयनाइज होता है। लेकिन फिर हम और डाइल्यूट करते हैं, पूरी तरह से इसको हम कंप्लीट डाइल्यूट करते हैं ताकि पूरी डाइल्यूशन उसका हो जाए, 100% हो जाए। लेकिन एक बार में नहीं होता, कई बार करने के बाद डाइल्यूट करते 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 तब जाकर के 100% डाइल्यूट 100% डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये OH माइनस होता है। अब ये फिर वही करता है, OH माइनस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का और H प्लस HCl का न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो स्टार्टिंग टाइम में तो ग्राफ आपको पीक पे होगा, कंडक्टेंस ज्यादा है ना, तो H प्लस फ्री ऑफ आयंस है, कंडक्टेंस ज्यादा है, तो ग्राफ तो आपको पीक पे होगा। जैसे हम ड्रॉप ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पर आपको न्यूट्रलाइज होगा, तो ग्राफ आपको डिक्रीज होगा। तो ग्राफ यहाँ पर देखो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा। ये जब तक होता रहेगा तब तक पूरी तरह से न्यूट्रलाइज ना हो जाए, तब तक पूरी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरह से डिसोसिएट ना हो जाए, डाइल्यूट कर करके, समझे। फिर उसके बाद पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा H प्लस और OH माइनस, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, यही पॉइंट है। फिर उसके बाद यहां पर आके रुक जाएगा। फिर उसके बाद एक्सेस डालेंगे, क्या डालेंगे, एक्सेस क्या डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। अब जब डालेंगे एक्सेस तो क्या बचेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस हम डालेंगे तो क्या बचेगा बच्चे, अमोनियम प्लस और OH माइनस बचेगा। अब OH माइनस भी मिलेगा तो 100% नहीं मिलेगा, 10%, 15%, क्योंकि पार्शियली डिसोसिएट होता है, वीक बेस है, तो वो हल्का सा मिलता है। तो उस सॉल्यूशन के अंदर में जो OH माइनस होता है ना, वो बहुत हल्का सा होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो इसी वजह से फ्री ऑफ आयंस कम होने की वजह से इसकी जो ग्राफ होता है ज्यादा नहीं इंक्रीज करता, थोड़ा सा ही इंक्रीज करता है। यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा इंक्रीज करता है, बस इतना ही इंक्रीज करता है, इतना ही इंक्रीज करता है, बस यही ग्राफ है, यही मेन इसका बेसिक ऑफ पॉइंट है, बस यही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो कंडक्टेंस के बारे में, कैसे ग्राफ को पहचानना है, कैसे डिक्रीज हुआ, कैसे हल्का सा इंक्रीज हुआ, कभी कभी ज्यादा कैसे हो जाती है, ये समझना था आपको। ओके बच्चे, अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। ग्राफ थर्ड में क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। यहाँ पर ग्राफ देखते हैं कैसे क्या होता है। कंटेनर ले लें, सिंपल वही बात हम समझाने की कोशिश करेंगे। पानी ले लिए, ठीक है, पानी ले लिए, डिस्टिल वाटर, ठीक है। इसमें HCl डाल दिए, सॉरी HCl नहीं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हमने डाल दिया। आपको पता है एसिटिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। अब वीक एसिड होता है, अब एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है
तो क्या होता है, पार्शियली होता है। इसमें हम देखो एक्चुअली रिवर्सिबल होता है, तो यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन नहीं दे रहा हो तो समझ लेना वीक एसिड हमेशा रिवर्सिबल ही होता है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड इरिवर्सिबल होता है, फॉरवर्ड जाता है बैकवर्ड नहीं आता, लेकिन वीक एसिड फॉरवर्ड भी जाता है बैकवर्ड भी आता है, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि पार्शियली डिसोसिएट होता है। यहाँ पर एसिटेट आयन मिला, ओके, और H प्लस देखने को मिला। अब ये H प्लस और एसिटेट आयन देखने को मिला ना, वो 100% नहीं मिला, 10% मिला। हाँ, बस यही कहानी है। तो मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम का इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं पढ़ा हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हूँ, रॉल्स का भी डिस्कस किया हूँ और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस किया हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से चेकआउट कर देना और वीडियो को प्यार जरूर देना। आपको बहुत इजी वे में समझा दूंगा और वहां पर समझाया भी हूँ। और उससे क्या है ना कि आपको टाइम तो बचेगा, लेकिन आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 100% डिसोसिएट नहीं होगा, 10% डिसोसिएट होता है बच्चे। तो यहाँ पर दिक्कत यही होती है कि कम डिसोसिएट होता है, तो इसका जो आपको ग्राफ जो होती है ना, कंडक्टेंस जो होती है ना, फ्री ऑफ आयंस कम मिलते हैं तो कंडक्टेंस कम होती है बच्चे। तो यहाँ पर देखो कंडक्टेंस कितना कम है, यहाँ पर कंडक्टेंस देख लो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका कंडक्टेंस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंडक्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? कंडक्टेंस कम है, वीक एसिड है, पार्शियली आयनाइज हो रहा है, आयंस कम मिल रहे हैं, कंडक्टेंस कम हो जाएगी, तो कंडक्टेंस कम हो रही है। अब देखो कैसे इंक्रीज करा, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ब्यूरेट लेते हैं, यहाँ पे हमने ब्यूरेट लिया सिंपल सा, ठीक है, ब्यूरेट लिया। इसके बाद क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया। क्या लिया? स्ट्रॉन्ग बेस, NOH, स्ट्रॉन्ग बेस, और ड्रॉप वाइज के अंदर डाला मैंने, ठीक है, डाला। अब क्या करेगा, NOH जो होता है ना बच्चे, NOH पानी में 100% डिसोसिएट होगा और NO प्लस मिलेगा और OH माइनस मिलेगा बच्चे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बात, ठीक है। अब वही काम करेगा, कुछ नहीं करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इसका H प्लस, किसका H प्लस बच्चे? एसिटिक एसिड का H प्लस और NOH का OH माइनस मिलकर क्या बनेगा? वाटर बना देगा। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हर जगह हो रहा है, वाटर बन रहा है। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है, वाटर तो बन रहा है, इसका मतलब फ्री ऑफ आयंस कम हो रहे हैं, तो डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज क्यों कर रहा है? इंक्रीज क्यों कर रहा है? कैसे इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज क्यों कर रहा है? अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है जो समझना है आपको। कहानी कुछ ऐसा है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पर आप वाटर बना रहे हो, न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो फ्री ऑफ आयंस तो नहीं है, लेकिन इंक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर समझते हैं कि जो एसिटेट आयंस है, ये भी एक आयंस है, ये सॉल्ट नहीं बन पा रहा, क्योंकि ये एसिटिक एसिड जो है ना, ये 100% डिसोसिएट हो ही नहीं पाया अभी, तो सॉल्ट कैसे बनेगा? तो इसको बार बार डिसोसिएट की जा रही है, डाइल्यूट डाल के, पानी डाल के डिसोसिएट की जा रही है। 10 से 12 बार आपको डिसोसिएट करना पड़ता है, जब पूरा कंप्लीटली होता है। तो जो एसिटेट आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर में। एसिटेट जो आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और साथ साथ में आपको Na+ मिल जाते हैं, जो किसका होता है? NOH का होता है। ये भी फ्री मिल जाता है। ये दोनों आयंस फ्री ऑफ मूव करते रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर में, क्योंकि एसिटिक एसिड वीक एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो, इसी वजह से सॉल्ट नहीं बनता और ये आयंस की तरह मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो आयंस हल्का सा कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाती है, हल्का सा कंडक्टेंस, हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ के बराबर जैसे नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के OH बराबर की तरह नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा होगा, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज करती चली जाती है। और एक ऐसा टाइम आता है कि एसिटिक एसिड जो हो जाता है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है और जो एसिटेट आयन जो है वो एक सॉल्ट की फॉर्मेशन कर जाती है और यहाँ पर कहानी रुक जाती है। फिर उसके बाद हम एक्सेस ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? NOH ऐड करते हैं। और जब एक्सेस ऐड करेंगे, NOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, एक बार में ही कंप्लीटली आयन देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयंस ऑफ फ्री ऑफ आयंस ज्यादा देखने को मिलेगा, क्या? OH माइनस देखने को ज्यादा मिल जाएगा फ्री ऑफ आयंस, बाकी तो सब सॉल्ट बन गया, खत्म हो गया। जो H+ था, OH था, न्यूट्रलाइज वाटर बन गया और जो सॉल्ट था, जो एसिटेट आयन था, वो कंप्लीट डिसोसिएट होकर के एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन गया, Na के साथ एसिटेट आयन बन गया, वो भी खत्म हो गया। अब एक्सेस जब हम ऐड किए तो OH माना फ्री ऑफ आयन बच रहा है, तो जो OH फ्री ऑफ आयन बच रहा है तो वहां पर कंडक्टेंस इसकी इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे देखो, इसलिए इंक्रीज कर गए, तो अचानक से इंक्रीज कर जाती है कि OH ऑफ आयन की वजह से जो ये इंक्रीज की, वो OH ऑफ आयन की वजह से एक्सेस जब ऐड किया ना ये वाला, इसी वजह से वहां पर आयंस इसकी बढ़ गई, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी ना, कि फ्री ऑफ आयंस में ज्यादा देखने को मिलेगा, एक्सेस ऑफ ऐड करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो यही कहानी थी थर्ड वाली बात, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों, फोर्थ पॉइंट में है क्या? वीक एसिड और वीक बेस का कहानी है। वीक एसिड वीक बेस का कहानी बहुत अच्छा है, यहाँ पर समझते हैं। फिर से हम कंटेनर लेते हैं समझाने के लिए, समझो, प्यार से समझो, मोहब्बत से समझो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या डाला? वाटर डाला, डिस्टिल वाटर डाला और इसके अंदर क्या है बच्चे? इसके अंदर आपको क्या है?
एसिटिक एसिड है, एक सेकंड यार, एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड, ये है एसिटिक एसिड है। ओके, समझ में आ गई। अब ये क्या करेगा, आपको पता है एसिटिक एसिड क्या है, क्या है बताया ना आपको, वीक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। ये क्या करेगा, एसीटेट आयन बनेगा और H+ देखेगा। 100% नहीं मिलेगा, एक बार में 10% मिलेगा, बता दिया मैंने आपको, बार बार कितना बताऊँ आपको, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। उसके बाद हमने ब्यूरेट लिया, ब्यूरेट लिया, ठीक है। इस ब्यूरेट में क्या हमारा वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसमें क्या किया, ड्रॉप वाइज डालना शुरू किया, डालना शुरू किया, ठीक है। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या करेगा, पानी उसके अंदर तो है ही है, ये डिसोसिएट होगा, क्या बनेगा, अमोनियम बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, OH- बनेगा। सेम कहानी वहीं पर, यहाँ पर भी वही सेम कहानी, ये H+ और OH- न्यूट्रलाइज होगा और पानी बनेगा, वाटर बनेगा। लेकिन यहाँ पर कम बनेगा क्योंकि यहाँ पार्शियली मिल रहा है ना, बहुत कम मिल रहा, 10% H+ मिल रहा किससे, एसिटिक एसिड से, और OH- 10% मिल रहा किससे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो कम कम मिल रहा है, और कम कम मिल रहा है तो पानी कम बनेगा, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज कम होगा। लेकिन यहाँ पर इसके स्टार्टिंग टाइम में हम बात करें तो जब एसिटिक एसिड पानी में डाला तो इसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि पार्शियली डिसोसिएट हुआ, कम आयनाइज हुआ, तो कंडक्टेंस भी कम होंगे। तो यहाँ पर देखो कंडक्टेंस कितनी कम है, देखो यहाँ पे, एक सेकंड, कंडक्टेंस यहाँ पे देखो कितनी कम है, कितनी कम है। लेकिन यहाँ पर देखो ये इंक्रीज कर रहा है, देखो ना यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ये कैसे इंक्रीज कर रहा है, ये कैसे इंक्रीज कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे इंक्रीज कर रहा है। ये कहानी यहाँ पर कंडक्टेंस कम, मतलब यहाँ पर एसिटिक एसिड कम होने की वजह से, मतलब वीक एसिड की वजह से आयंस बहुत कम थे, पार्शियली डिसोसिएट हुए, तो आयंस कम मिले, कंडक्टेंस कम हुआ, ठीक है। जैसे हमने डाला तो डालने के बाद यहाँ पर वाटर भी कम बना, तो हल्का सा जो वाटर बना, जितना ही बना लेकिन कम बना, उससे हल्का सा डिक्रीज होने लगा। देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं देखो समझाने के लिए, डिक्रीज होने लगा, यहाँ पर देखो डिक्रीज होना शुरू हो गया ना, डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। देखिए फिर इंक्रीज करता है, क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पर इतने फ्री ऑफ आयंस बन जाते हैं, एसिटेट ऑफ आयंस फ्री हो जाते हैं यहाँ पे, और अमोनियम आयन फ्री हो जाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर में, क्योंकि आप अभी भी डिसोसिएट हो ही रहा है, एक बार में 100% ना हुआ, दोनों वीक है, वीक एसिड वीक बेस, वो हर बार हो रहा है, बार बार फॉरवर्ड बैकवर्ड होते हुए वो डिसोसिएट हो रहा है, बार बार हो रहा है, समझे। एसिटिक एसिड भी हो रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो रहा है, इसी वजह से ये एसिटेट आयन घूम रहा है, आयंस में फ्री होके, और अमोनियम जो हो रहा है वो घूम रहा है फ्री होके। ये तब तक घूमते रहेंगे जब तक कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो जाए, जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा ना तो सॉल्ट बन जाएगा अमोनियम एसिटेट, फिर उसके बाद रुक जाएगा कहानी। तो इसलिए इसी वजह से यहाँ पर इंक्रीज कर जाती है इसकी ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ आयंस देखने को मिल जा रही है, एसिटेट आयन और अमोनियम आयंस। H+ तो नहीं मिल रहा क्योंकि न्यूट्रलाइज हो रहा है, कम भी है, और OH- भी नहीं है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एसिटेट आयन देखने को मिल रहा है और अमोनियम आयन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हल्का सा इंक्रीज कर जाती है, हल्का सा इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि आयंस रहेगा फ्री ऑफ आयंस सॉल्यूशन के अंदर में, कंडक्टेंस तो बढ़ी जाएगी ना, इसी वजह से इंक्रीज कर जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों वीक एसिड वीक बेस कंप्लीटली डिसोसिएट होके, फिर उसके बाद H+ आयन वो भी न्यूट्रलाइज तो हो ही गया, और दोनों सॉल्ट बन जाते हैं, अमोनियम एसिटेट बन जाता है। फिर वहां पर आपको थम सी जाती है, वहां पर क्या होता है, ये एंड पॉइंट आ जाता है, इसी को हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर समझा दिया मैंने आपको, हर बार बताना जरूरी नहीं है, समझा दिया, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। अब एक से हमने ऐड करा, क्या ऐड किया, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे ऐड करेंगे पार्शियली डिसोसिएट होगा, इसमें भी मिलेगा अमोनियम 10% OH मिलेगा, लेकिन जितना भी मिलेगा तो सही, लेकिन उसकी क्या होगा, उस सोल्यूशन में ऐड करने के बाद सिर्फ बचेगा अमोनियम, सॉरी सोल्यूशन में ऐड करने के बाद सिर्फ बचेगा क्या, OH- बचेगा, सिर्फ OH। अमोनियम भी बचेगा, लेकिन अमोनियम उतना मोबिलिटी उसकी फास्ट नहीं होती है, लेकिन OH की सबसे ज्यादा होती है, तो हम OH की कंसिडर करते हैं, है ना। तो OH- की मोबिलिटी फास्ट होती है, और यहाँ पर मिलेगा 10% ही तो मिलेगा, तो उतना कंडक्टेंस यहाँ पर नहीं होगा, तो फ्री ऑफ आयंस देखने को मिलेगा नहीं सॉल्यूशन के अंदर में, तो कंडक्टेंस ही पता है यहाँ से हल्का सा बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा बस, तो इसलिए यहाँ पर इसका कंडक्टेंस नॉर्मली रहता है, जैसे ऐसे नॉर्मली मैं बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग टाइम में तो ऐसा आपका हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से ना हल्का ऐसे बढ़ता है, बस इतना बढ़ता है, क्योंकि OH- जो है वीक बेस है, पार्शियली डिसोसिएट हुआ, OH- बहुत कम होगा सॉल्यूशन के अंदर में, तो कंडक्टेंस भी तो कम होंगे ना, तो इसलिए कंडक्टेंस भी कम हो जाते हैं। तो बस ऐसे, इसलिए नॉर्मली बुक्स में ऐसे लिखते हैं, ये होता है इस तरह से। तो यही ग्राफ इसका है, बस यही था
वीक एसिड वीक बेस का एक और ग्राफ बचा हुआ है, वो मिक्सचर है, थोड़ा मैं समझा दूंगा उसका भी। तो हमेशा का जो कंडक्टेंस होता है लेमडा जो होता है वो किसके बराबर होता है, फ्री ऑफ आयंस के बराबर होता है, फ्री ऑफ आयंस के बराबर होता है। जितने ज्यादा आयंस मूव करेंगे सॉल्यूशन के अंदर में, फ्री रहेंगे, उतनी कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगी। बस यही कहानी है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाएगा तो आप आराम से ग्राफ को आइडेंटिफाई कर लोगे, डिटरमाइन कर लोगे, समझ जाओगे क्या ग्राफ किस में क्या बोल रहा है। ओके बच्चे देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे मिक्सचर की बात कर रहा है। मिक्सचर क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को साथ में डाल दिया है, क्या सॉल्यूशन के अंदर में, पानी के अंदर में। फिर उसके बाद हमने टाइट्रेंट से ऐड किया, क्या टाइट्रेंट से ऐड किया है, NOH ऐड किया है। बस अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा समझाने के लिए, मैं आपको बताने के लिए। ये सॉल्यूशन आपको है ऑलरेडी, पानी इसके अंदर है, क्या है, डिस्टिल वाटर है, ठीक है। यहाँ पर डाल क्या दिया है, यहाँ पर डाल दिया है, क्या डाल दिया बच्चे, HCl डाला है, प्लस में एसिटिक एसिड डाल दिया है, ठीक है। और वहाँ ऊपर में एक ब्यूरेट है, क्या है, ब्यूरेट है, ठीक है। और ब्यूरेट में क्या डाल रहा है, ऊपर से NOH डाल रहा है, ड्रॉप बाई ड्रॉप। तो पहले हम समझेंगे, पहले क्या करता है, जैसे हम डालते हैं NOH को ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो HCl से रिएक्ट करता है पहले, फिर उसके बाद एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है NOH। तो यहाँ पर सिंपली वही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला कहानी। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में रिड्यूस क्या बनेगा, H प्लस 100% आयनाइज देगा, Cl माइनस 100% देगा, ठीक है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NOH है, वो क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा, ठीक है, समझ गए। अब ये सिंपल वही स्टार्टिंग वाला है जो मैंने आपको बताया था पहला ग्राफ में। ये H प्लस OH माइनस न्यूट्रलाइज होगा और वाटर बना देगा। अब इसकी ग्राफ जो होगी वो डिक्रीज करती चली जाएगी। स्टार्टिंग टाइम में HCl था, H प्लस कंप्लीटली मिला, 100% मिला, कंडक्टेंस इसकी फास्ट थी, कंडक्टर फास्ट थी। अब न्यूट्रलाइज होना शुरू हो गया तो वो क्या होगा, डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि इसमें फ्री ऑफ आयंस नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फ्री ऑफ आयंस कैसे नहीं है, Cl तो है फ्री ऑफ आयंस, Na प्लस तो है, बेटा Na और Cl जो है ना वो फ्री ऑफ आयंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है ना, तो सॉल्ट बना दिया दोनों, NaCl बन गया, तो फ्री ऑफ आयंस नहीं है। और फ्री ऑफ आयंस जो NaCl बनेगा तो मोबिलिटी इसकी फास्ट नहीं होती, बहुत कम हो जाती है मोबिलिटी इसकी, बहुत कम हो जाता है। सॉल्ट बन गया ना, वो वीक एसिड में होता है, वीक बेस में होता है, समझे। क्योंकि वीक एसिड में क्या होता है, एक बार में डिसोसिएट नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, इसलिए उस आयंस बन के ही रहता है सॉल्यूशन में, वो तब तक रहता है जब तक पूरे कंप्लीट ना हो जाए, समझे। ये बात है, थोड़ा सा ये भी सोचना। मुझे पता है बच्चों को दिमाग में डाउट आएगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है ना। तो ये आराम से डिक्रीज करते चले जाएगी, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो रहा है, वाटर बन रहा है, जिसकी वजह से डिक्रीज करते चली जाएगी। और फ्री ऑफ आयंस है ही नहीं, तो डिक्रीज करते चली जाएगी। और Na प्लस Cl था, वो तो सॉल्ट बना दिया, तो उस थोड़ी मोबिलिटी से काउंट करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो उसकी मोबिलिटी जब फास्ट होगी नहीं, आयंस देगा नहीं, सॉल्ट बन गया तो कंडक्टर तो कम ही हो जाएगा ना। तो बस यही है, तो यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद फिर से NOH ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद हमारा रिएक्ट कर रहा है कौन, एसिटिक एसिड कर रहा है। अब एसिटिक एसिड आपको पता है वीक एसिड होता है, H प्लस मिलता है और एसिटेट आयन मिलता है, ठीक है। तो इससे कंडक्टर तो कम ही होगा, कंडक्टर कितना कम है ना, कम। यहाँ पर कंडक्टर इसका आ रहा है, ये वाला जो है ना एसिटिक एसिड का है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो है, यहाँ पर HCl और NOH के साथ का है, और यहाँ पर जो हो रहा है वो एसिटिक एसिड का हो रहा है और NOH का हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर कहानी कुछ ऐसा है। तो इसका कंडक्टर ये वाला हो रहा है, तो कंडक्टर यहाँ पर आ रहा है, तो कम है ना, कम है। अब जैसे इसमें ऐड करेंगे हम NOH, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, OH माइनस में से आएगा, तो OH माइनस और इसका H प्लस वाटर बना देगा। तो यहाँ पर फ्री ऑफ आयंस फिर नहीं है, लेकिन तब पर भी इंक्रीज कैसे कर रहा है, ये बढ़ कैसे रहा है, घटना चाहिए। अब क्यों बढ़ रहा है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एसिटेट आयंस फ्री है। मैंने आपको बताया था वीक एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट एक बार में नहीं होता, बार बार होता है, 3 4 5 6 बार 10 बार होता है। 10% के साथ तो 10 ही बार होगा ना, 10 बार होगा तब जाके कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तब तक ये एसिटेट आयंस फ्री ऑफ मूव करते रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर में, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है और यही इंक्रीज कर रहा होता है, एक सेकंड, यही इंक्रीज कर रहा होता है, इसलिए थोड़ा सा इंक्रीज करता है इसे। अब उसके बाद तो दोनों हो गया, अब उसके बाद एक्सेस में ऐड करते हैं NOOH, तो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन में OH आपको फ्री मिलते हैं, तो आराम से इंक्रीज करता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, साइड में सिंपल यही है, आप ये समझ लो, यहाँ पर कंडक्टेंस है, यहाँ पर वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, NOH का, क्योंकि हम डाल तो रहे हैं ब्यूरेट में NOH है ना। तो स्टार्टिंग टाइम में HCl की वजह से इसकी जो ग्राफ है कंडक्टेंस हाई रहेगा, जैसे NOH ऐड करेंगे डिक्रीज करेगा, न्यूट्रलाइज हो रहा है,
ठीक है, तो HCl वाला काम हो गया। अब एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड होता है उसकी कंडक्टेंस कम होती है, तो कंडक्टेंस यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो कंडक्टेंस एसिटिक एसिड का कंडक्टेंस है, ये वाला एसिटिक एसिड का है। अब जैसे उसमें NOH ऐड करेंगे तो वाटर तो बन जाएगा, न्यूट्रलाइज होकर, यहाँ पर देख लो ये न्यूट्रलाइज होकर वाटर तो बन रहा है। अब बनने के बाद क्या हो रहा है, उसमें एसिटेट आयन और फ्री ऑफ आयंस मिल जाते हैं, क्योंकि भाई पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहा ना, तब पर भी एसिटेट आयन बचते तो हल्का तो आयन करते इंक्रीज करता है, तो इनके तो ये जो आपको वॉल्यूम्स होता है वो V1 हो जाता है। अब जैसे इंक्रीज किया, अब उसके बाद NOH एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो फिर OH की वजह से फ्री ऑफ आयन ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि OH स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो OH आपको सबसे भर के मिलता है, तो उसकी कंडक्शन बढ़ जाती है, तो यहाँ पे उसके V2 हो जाता है। तो इसे 2 वॉल्यूम्स आते हैं, यहाँ पे देखो V1 है, V2 है, तो यही है। तो ये फर्स्ट में क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया फर्स्ट में क्या हुआ। फर्स्ट में आपको HCl और NOH का हुआ, और सेकंड में एसिटिक एसिड का और NOH का हुआ, और लास्ट में फिर हमारा NOH बनकर निकल गया। यही तो है, यही था आपका ग्राफ। तो फाइनली आपको यही समझाना था कंडक्टिविटी टाइटेशन का ग्राफ। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है एग्जाम में, नीट हो, जेई हो या जेई एडवांस में काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद।